हेलो फ्रेंड्स, दिस इज तुषार मलिक, लीगल इलीगल विद तुषार। आज के इस सेशन में शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की सीरीज की कि जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से किसी भी एग्जाम में यूपीएससी, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस और जुडिशरी, आपके किसी भी एग्जाम में जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है 20 क्वेश्चंस की डेली एक क्लास होगी। और इस क्लास में विद थ्योरी मैं आपको समझाऊंगा कि ये पॉइंट्स हैं क्या, क्योंकि जब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से करते हैं थ्योरी तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हम ये सोच करके पढ़ते हैं कि ये एग्जाम में आएगा। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। मैंने हर एक क्वेश्चन का एक की पॉइंट इसमें डाल दिया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये किसके इर्द गिर्द घूम रहा है। बाकी थ्योरी में आपको बुक्स की सहायता से बताता रहूंगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है, भारत सरकार अधिनियम 1935 जो मैंने लिखा है, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ये पहला क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत और कितने मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, पहला ही ये क्वेश्चन है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से संबंधित ये क्वेश्चन है कि कितने गवर्नर्स के प्रांत थे और कितने हमारे मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। तो 11 और 7, 11 जो थे वो गवर्नर्स के प्रांत थे और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांत थे। ये वाली बात इसमें आ गई। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक का न्यायालय क्या कहलाता था, जो संरक्षण प्रदान करता था भारतीयों को, तो उसका नाम था संघीय न्यायालय। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद देखते हैं कि माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। कौन सा ऐसा अधिनियम था जो माउंटबेटन योजना के तहत लाया गया और जिसने भारतीय स्वतंत्रता में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो माउंटबेटन योजना से जो आया वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया कि भारत को सन 1947 में 15 अगस्त को आजाद कर दिया जाएगा, इसके लिए भी एक अधिनियम आया था। उसका नाम भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। तो यह माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत में लाया गया था। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन स्थापित किया गया। वो कौन सा एक्ट था जो भारत में द्वैध शासन लाया गया, दो शासन भारत में काम कर रहे थे। तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 था। ये इससे पुरानी बात है कि 1919 का वो अधिनियम था जो द्वैध शासन की बात करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्वैध शासन से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पहले से ही बहुत पूछे जाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी, जुडिशरी, सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद देखें कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लेकिन आसान भी है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ। तो 1946 में हुआ। और इसे याद करने के लिए मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूं कि भारत का जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बन करके तैयार हुआ, लगभग 3 साल यानी। तो हमें पता है 1949 में संविधान बन करके तैयार हो गया, 1946 से स्टार्ट हुआ। इसके बीच के समय को आप देख लेंगे तो 3 वर्ष ही निकल करके आएगा। तो 1946 में हमारी संविधान सभा का निर्माण हो चुका था, अपने कार्य को उसने प्रारंभ कर दिया था। इसके बाद प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। हमें पता लग गया कि 1946 में हुई संविधान सभा का गठन, तो बैठक भी तभी हुई होगी, लेकिन ये तारीख पूछ रहा है तो वो भी बता दूं मैं आपको कि 9 दिसंबर वो तारीख थी 1946 की, जब पहली बैठक इसमें हुई। इसके बाद संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को ही, उसमें अध्यक्ष के तौर पर किसे स्वीकार किया गया। क्या वो स्थायी अध्यक्ष था? नहीं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में उन्हें स्वीकारा गया। यानी अभी फिलहाल के लिए बना लेते हैं तो वो अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बहुत पूछा जाता है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कौन है, तो हम बताएंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इन्हें स्वीकार किया गया। इसके बाद प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति मतलब सभी की सहमति से, किसे
राष्ट्रीय जो ये हमारी सभा बनाई गई थी संविधान की, उसके अध्यक्ष के रूप में किसे स्वीकार किया? सर्वसम्मति से स्वीकार किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने हैं। इसके बाद संविधान सभा के सदस्य थे। ये जो संविधान सभा के सदस्यों की बात आ रही है, जो संविधान निर्माण में अपना योगदान दे रही है, ये थे कौन लोग? तो इसमें बता दिया गया कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित ये सदस्य थे कैबिनेट मिशन संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये हमारे राज्य विधानसभाएं, उस समय अंग्रेजों के समय में भी तो विधानसभाएं थे, उनसे जो लोग चुन करके आए वो हमने संविधान सभा के सदस्यों के रूप में स्वीकार किए। इसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान क्या है? तो निम्नलिखित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्णित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का निर्माण किया गया? आखिर वो कौन सा एक्ट था, कौन सा प्लान था जिसके तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया? तो ये आपके सामने लिखा हुआ है कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही संविधान सभा, जिसका निर्माण बाद में संविधान के लिए किया गया, संविधान निर्माण के लिए जो सभा बनाई गई, उसका भी निर्माण किसने किया या किसकी सलाह पर किया गया? तो वो कैबिनेट मिशन प्लान था। इसके बाद प्रश्न है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में हमें कौन स्वीकार हुए? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं तारीख भी कि 11 दिसंबर, 2 दिन बाद ही यहां अस्थायी 9 दिसंबर को 1946 में और यहां 11 दिसंबर 1946 में स्वीकार कर लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में। इसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे संविधान के? तो संविधान का जब भी नाम आता है उसके अध्यक्ष की बात आती है, तो जहां हम गलत कर देते हैं यहां वो सही होगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम इसमें स्वीकार करेंगे कि संविधान की निर्मात्री जो सभा थी, निर्माण करने वाली जो सभा थी, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर BR अंबेडकर थे। संविधानिक परामर्शदाता, संविधान के निर्माण में परामर्शदाता के रूप में किसे स्वीकार किया गया? किसने समय समय पर परामर्श दिया और किसे संविधान के परामर्शदाता के रूप में स्वीकार किया गया? तो उनका नाम है श्री BN राव। नाम याद कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। श्री BN राव को संवैधानिक परामर्शदाता के रूप में स्वीकार किया गया। संविधान में उद्देशिका है जो हमें बताती है कि संविधान के क्या क्या उद्देश्य, हमने पिछले क्लासेस में यही पढ़ा है। इस उद्देशिका का प्रारूप की सिफारिश या कहिए कि किसने प्रस्ताव रखा कि इसमें उद्देशिका होनी चाहिए? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया और लोगों को बताया कि उद्देशिका का प्रारूप भारतीय संविधान की आगे चलकर इसका आत्मा, कोई आत्मा इसे कहेगा, कोई ये कहेगा कि ये कुंडली है संविधान की। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट है और ये डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकार कराया। 26 नवंबर 1949 की बात करें तो ये वो तारीख है 26 नवंबर 1949 जिस दिन भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद बनकर के तैयार हो गया था और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। इसके बाद अंतिम हस्ताक्षर यहां लिखा हुआ है, तो मैं आपको प्रश्न पढ़ करके बता देता हूं कि संविधान सभा द्वारा विचरित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत कब किया गया? यह प्रश्न था 26 नवंबर 1949, इसका जवाब है। और अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के सदस्यों द्वारा अंतिम रूप से कब हस्ताक्षर किए गए? तो अंतिम हस्ताक्षर की बात कर रहा है कि जो सदस्य थे संविधान सभा के, जिसने उस निर्मात्री सभा का जिसने संविधान का निर्माण किया, उस पर बनने के बाद अंतिम रूप से किस तारीख को हस्ताक्षर किया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तारीख है 24 जनवरी 1950, यानी लागू होने से 2 दिन पहले। और अध्यक्ष द्वारा कब हस्ताक्षर कर दिया था? जिस दिन बनकर के तैयार हो गया, यानी 26 नवंबर 1949 को ही अध्यक्ष ने तो तभी हस्ताक्षर कर दिए थे अंतिम रूप से। इसके बाद संविधान लागू तिथि, यानी कि संविधान किस तारीख को लागू किया गया, ये पूछ रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, ये हो गया 26 नवंबर 1949। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो हमें पता लग गया, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को
लागू हो गया था। और विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यह प्रश्न आया, तो मैंने आपको बताया ही है कि जिस दिन शुरुआत हुई थी। एक बार मैं प्रश्न ही पढ़ देता हूं कि विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में 9 नवंबर ये तारीख निकाली गई कि 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस मनाया जाएगा और वो मनाया जाता है। तो इसी के साथ 20 प्रश्न हमने आज की क्लास में कंप्लीट किए। हमें यह समझना जरूरी है कि हमें ये प्रश्न कैसे याद करने हैं, हमें लिंक बिठाना है। ये प्रश्न बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी परीक्षा में जाएंगे, क्लासेस आपकी थ्योरी बेस्ड पे बहुत देखी होगी आपने, लेकिन एमसीक्यू टाइप में पूरी क्लास थ्योरी सहित आपको कहीं नहीं मिलेगी। थ्योरी के साथ आप वो एमसीक्यूज जो हर एक पेपर में, हर एक एग्जाम में, प्री एग्जाम में पूछा ही जाता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो इसी के साथ चैनल पर बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।